हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। डीपीडी नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इसके अंदर आपको मैं लेके आया हूँ टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको क्वेश्चंस का फटाफट आंसर देना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फंडामेंटल नर्सिंग के, जो आपको अपने आप को टेस्ट करना है और पता लगाना है कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन है वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई लेंथी नहीं है, इतने हार्ड नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं कई बार कई एग्जामों में, वो क्वेश्चन लेके आऊँ फंडामेंटल के। अब बात करते हैं इसके अंदर। पहला क्वेश्चन है, कोलैप्स पल्स इज आल्सो नाउन एज। कोलैप्स पल्स मतलब दब गई है किसी की पल्स, उसको और किस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, दबी हुई पल्स को और किसी और कौन से नाम से जाना जाता है। पहला है बाउंडिंग पल्स, दूसरा वाटर हैमर पल्स, तीसरा पल्स ऑल्टरनस और चौथा है विगेमिनाल पल्स। जल्दी से बताओ आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है। हाँ जी, डी। नहीं नहीं नहीं, राइट आंसर रहेगा इसका बी। क्या रहेगा? बी। कौन सी पल्स रहेगी? वाटर हैमर पल्स। ठीक है, राइट आंसर वाटर हैमर पल्स को ही अपन कोलैप्स पल्स कहते हैं, जिसमें थोड़ी सी दबी दबी सी पल्स सुनाई देती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन ए हेल्दी पर्सन स्ट्रोक वॉल्यूम इज अबाउट। इसमें तो सोचना ही नहीं है, कितना होता है स्ट्रोक वॉल्यूम पर हेल्दी व्यक्ति का। हाँ जी, 70 ml, बिल्कुल सही आंसर, 70 ml। इन चिल्ड्रन कैलकुलेशन ऑफ ड्रग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ। अपन बच्चों में जो ड्रग्स देते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से और लेंथ के हिसाब से। बच्चे की किसके हिसाब से या किस आधार पर अपन चेक करते हैं? हाँ, एज के आधार पर। नहीं नहीं नहीं, सही आंसर है वेट के आधार पर। वेट के आधार पर चेक करते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि बच्चों के जो है अलग अलग एज में किसी बच्चे का वजन कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, तो मतलब एवरेज निकाल नहीं पाते, क्योंकि चूँकि कम मार्जिन होता है बच्चों में दवाइयों का, तो इसलिए अपन वजन के हिसाब से देते हैं। जितना बॉडी में वजन होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो दवाइयाँ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ड्रग दैट कॉज एक्सपल्सन ऑफ गैस फ्रॉम इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ऐसी कौन सी दवाई है जो जीआईटी से गैस निकालने के काम आती है? फटाफट से आंसर बताओ। उसको किस नाम से जाना जाता है? एस्ट्रीजेंट, कार्मिनेटिव्स, कैथेरेटिक्स, एमिटिक्स। हाँ जी, फटाफट बताओ। शुरू के 3 गैस हैं, गैस के लिए हैं शुरू वाली, इनमें से ही करना है सेलेक्ट। हाँ जी, बी, सी। जी नहीं, इसका राइट आंसर रहेगा कार्बोनेटिव्स। क्या रहेगा? कार्बोनेटिव्स ड्रग्स होती हैं जिनको गैस या फाट को कंट्रोल करने के लिए पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1 गैलन इज इक्वल टू कितना होता है? 1 गैलन में एक मात्रक है लीटर का, या 100 कह सकते हैं अपन, लिक्विड का जो मापा जाता है लिक्विड से, उसमें कितने ml फ्लूइड रहता है 1 गैलन के अंदर? हाँ जी, पहला है 2000 ml, 3000 ml, 4000 ml और 5000 ml। कितना रहता है? 3.77 ml। हाँ, लगभग 400 ml होता है। कितना होता है? 400 ml। तो इसके अंदर राइट आंसर रहेगा सी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट प्रीफर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट फॉर चिल्ड्रन एंड इन्फेंट। इन्फेंट और बच्चों की बात करें तो कौन सी साइट है जो IM इंजेक्शन के लिए बेस्ट है या फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है? डेल्टॉइड, डॉर्सोग्लूटियल्स, वेंट्रोग्लूटियल्स और वेस्टस लैटरलिस। इसमें तो कोई सोच ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही आंसर, डी इसका राइट आंसर रहेगा। वेस्टस लैटरलिस साइट जो होती है बच्चे की थाई के ऊपर, ठीक है, एक तरफ, वहाँ थाई पे लगाया जाता है। ठीक है, थाई पे बाहर की तरफ इंजेक्शन या अंदर की तरफ, सॉरी, एक साइड पे लगाया जाता है थाई पे। ठीक है, बिल्कुल सामने नहीं लगाएंगे, लेटरल लगाएंगे, मीडियल नहीं लगाएंगे। लेटरल मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब क्या होता है? इसमें आपने बताया वॉक करने में परेशानी, बेहोश हो जाना, स्लीप करने में परेशानी, ईट करने में परेशानी। किस में दिक्कत होती है? बताओ जल्दी से फटाफट। हैं, इनेबिलिटी टू वॉक? नहीं नहीं, क्या है राइट आंसर? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सी। कौन सा आएगा? स्लीप।
इनएबिलिटी टू स्लीप, सोने में दिक्कत हुई अपन इंसोम्निया कहते हैं। नेक्स्ट टर्म मेलिना मीन्स मेलिना और दो, एक होता है मेलिना और एक होता है हेमेटोमा यानी कि हेमेटोचेजिया। ये दो वर्ड्स है जिसमें अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं जब इस व्यक्ति के बात करें स्टूल के अंदर अगर ब्लड आता है तो हम बोलते हैं मेलिना। अब इसमें देखो कौन सा ब्लड ऑप्शन आएगा, डार्क कलर स्टूल कंटेनिंग ब्लड, है ना, पस इन यूरिन, पेनफुल मिक्सचरेशन और शुगर इन द यूरिन। तो राइट आंसर इसका यही रहेगा, जैसे मैंने बताया स्टूल में ही हम यूज करते हैं ब्लड के। जब डार्क कलर का स्टूल आता है या उसमें ब्लड रहता है, अगर उसमें फ्रेश ब्लड रहेगा तो हेमेटोचेजिया बोलेंगे, और अगर उसके अंदर ब्लड जो रहेगा काला तरीके का रहेगा, काला सा, मतलब फ्रेश नहीं आएगा, थोड़ा ऑक्सीडाइज जैसे आएगा, काला काला सा, तो उसको अपन बोलेंगे मेलिना। ये तुम्हें दोनों याद रखना है टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द एनीमा गिवन टू रिलीव गैसेस डिस्टेंशन एज। कौन सा एनीमा जो है गैस को कम करने के लिए दिया जाता है, या गैस से पेशेंट को गैस की प्रॉब्लम है उसको आराम देने के लिए कौन सा एनीमा दिया जाता है। पहला है कोल्ड एनीमा, दूसरा है एंटी हेलमिंथिक एनीमा, तीसरा है कार्बोनेटिव एनीमा और चौथा है परगेटिव एनीमा। कौन सा दिया जाएगा, फटाफट बताओ। हाँ जी बिल्कुल, जो दवाई दी जाती है वो एनीमा दिया जाएगा, सी आएगा कार्बोनेटिव एनीमा। गैस में दवाई कौन दी जाती है, कार्बोनेटिव्स, तो कार्बोनेटिव्स दवाई वाला एनीमा ही प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन इज नाउन एज। किसी व्यक्ति को बार बार आ रहा है अनकंट्रोल यूरिन आ रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एनुरेसिस, एलिमिनेशन, मिक्सचुरेशन, डेफिकेशन। हाँ जी फटाफट, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर है ये, यही आएगा, बाकी सारी तो नॉर्मल प्रक्रिया है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन द नर्स वुड वियर ग्लव्स इन व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन। कौन सी इंटरवेंशन के दौरान महिला जो है, या बात करें नर्सिंग स्टाफ की, तो वो ग्लव्स का इस्तेमाल करेगी। पहला प्रोसीजर है प्रोवाइडिंग ए बैक मसाज, हम किसी को बैक मसाज दे रहे हैं, पीठ की मसाज कर रहे हैं, उस समय लेंगे इस्तेमाल ग्लव्स का। फीडिंग ए क्लाइंट, किसी महिला को फीड करा रही है तो उस समय लेंगे, या किसी क्लाइंट को फीड खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं तो उस समय इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग हेयर केयर, किसी पेशेंट की अपन हेयर केयर कर रहे हैं तो क्या उसको उस समय यूज करेंगे ग्लव्स का। ये लास्ट ऑप्शन है प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन, जब हम किसी की ओरल हाइजीन कर रहे हैं तब हम इस्तेमाल करेंगे ग्लव्स का। तो फटाफट बताओ। हाँ जी बी, नहीं, इसका राइट आंसर रहेगा डी। इसमें हम जब ओरल हाइजीन करते हैं तब हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बाकी इनमें हम यूज कर सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ओरल हाइजीन करेंगे तो हम अवॉइड कर नहीं सकते। इस समय तो हमें यूज करना ही करना है क्योंकि वो इन्फेक्शन का सोर्स होता है, इसलिए इस्तेमाल जल्दी से जल्दी करना चाहिए और ज़रूरी है वहाँ पे, तो ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोवाइडिंग द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू मेक vital sign in the alert client admit to the hospital with dehydration, secondary vomiting and diarrhea. What is the best method to use या assess the client temperature। अपन अब देखते हैं पेशेंट को क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, किस वजह से हो रहा है कि वॉमिटिंग और डायरिया हुआ उसको। तो यहाँ पे अपन टेम्परेचर कौन सी साइड से लेंगे, तो इसमें से तो सोचनी नहीं है, दो साइड हट जाएंगी। वॉमिटिंग हो रहा है तो हम क्या कौन सा नहीं लेंगे, ओरल नहीं लेंगे। डायरिया हो रहा है तो हम कौन सा नहीं लेंगे, रेक्टल नहीं लेंगे। अब ये दो चीज़ें हटा दो, बाकी का ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओरल तो आएगा नहीं, रेडियल लेते नहीं है, हीट सेंसिटिव टैप्स इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इसके लिए ज़रूरत नहीं है। एक्जिला प्ले है तो एक्जिला से लेंगे, कौन सा लेंगे इसमें, राइट आंसर एक्जिलरी, ठीक है, राइट आंसर रहेगा एक्जिलरी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें। कई बार देता है एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है जिसमें आपको दिमाग लगवाता है, वह होता कुछ नहीं है, सिंपल पूछ लेता है वो, आप उल्टा गलत करे आते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ पूछी है वही बताना है, पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझना है, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें और ये नहीं सोचें कि ये लेवल एम्स का है तो यहाँ पे टफ ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कई क्वेश्चन ईजी भी पूछे जाते हैं और आप उनको टफ के हिसाब से कंबाइंड करते हो और उस हिसाब से आप आंसर देते हो, इस वजह से आपके भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन देखना है, ईजी दिया है, नॉर्मल दिया है, कैसा दिया है, पेपर नहीं देखना है एम्स का है या CHO का है या नेराचम का है ना, DSSB का है, ठीक है। तो पेपर के हिसाब से नहीं करना, आपको क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करना है,
ऐसा नहीं है कि हार्ड ही पेपर में सारे क्वेश्चन हार्ड होंगे, ठीक है। एम्स का है तो सारे क्वेश्चन हार्ड आएंगे, तो आप उस नॉर्मल क्वेश्चन को भी हार्ड के तरीके से रिएक्ट करो या उसके हिसाब से आंसर दो तो वो गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड शुड द नर्स टेक टू यूज अ वाइड वह सपोर्ट वह ने असिस्ट किया क्लाइंट टू गेट अप इन चेयर। मतलब एक व्यक्ति चेयर पे बैठा है तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, है ना, तो किस तरीके की पोजीशन आप इस्तेमाल करोगे अपनी, ठीक है। आपकी खुद की पोजीशन यूज करनी है ताकि आपके अंदर कोई इंजरी या बैक स्पाज्म ना हो। तो पहला है पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए या उठाने के लिए, ठीक है, या सपोर्ट करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है, थोड़ा वजन लगाना है तो इस तरीके से आपको खुद को भी ध्यान रखना है, क्योंकि डेली आप उठाओगे अगर थोड़ी सी भी गलती पोजीशन में की तो आप एक खुद के कमर में दर्द या कोई बड़ी इंजरी होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपको एक सही पोजीशन इस्तेमाल करनी है आपकी खुद की, ठीक है, पेशेंट की नहीं, आपकी खुद की। नेक्स्ट बात करते हैं, बेंड एट द वेस्ट एंड प्लेस आर्म अंडर द क्लाइंट और आर्म इन द फिट। पहली पोजीशन है जिसमें आपको क्या करना है, कमर से बेंड करना है और आर्म को पेशेंट की आर्म के अंदर क्या करना है, शिफ्ट करना है और फिर पेशेंट को उठाना है। नेक्स्ट, फेस द क्लाइंट, बेंड नी, प्लेस हैंड ऑन द क्लाइंट फॉर आर्म एंड फ्लिप्ड। पहला। दूसरा है कि आप पेशेंट के सामने आओ, ठीक है, फिर उसकी अपनी जो घुटने होते हैं उन घुटनों को थोड़ा सा झुकाओ या बेंड करो, ठीक है। प्लेस हैंड ऑन क्लाइंट फॉर आर्म, फिर अपने हाथों को क्लाइंट के फोर आर्म पे रखो और फिर उठाओ। और लास्ट है सी, थर्ड है सी, स्प्रेड हिज और हर फीट अपार्ट। पेशेंट के जो पैर हैं उसके साथ अपने आप को फैला दो। लास्ट है टाइट हिज और हर पेल्विक मसल्स, ठीक है, अपनी मसल्स को पेल्विक वाली हैं उनको टाइट करो और ठीक है पेशेंट को उठाओ। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा रहेगा? हाँ जी, बी, बिल्कुल सही राइट आंसर रहेगा इसका बी। पेशेंट के सामने जाओ, घुटनों के थोड़ा सा बेंड करो और अपने हैंड पेशेंट के फोर आर्म पे रख दो, इसके बाद उसे लिफ्ट करो, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी पोजीशन होती है पेशेंट को लिफ्ट करने की, सपोर्ट देने की, असिस्ट करने की। नेक्स्ट बात करते हैं, एक क्लाइंट हैड ओरल सर्जरी फॉलोइंग मोटर व्हीकल एक्सीडेंट एंड द नर्स असेस द क्लाइंट फाइंड द स्किन फ्लैशेज एंड वार्म। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट मेथड टू टेक द क्लाइंट बॉडी टेम्परेचर। अब आपको कौन सा टेम्परेचर यूज करना है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उसकी ओरल सर्जरी हुई है, तो उसके लिए बेस्ट टेम्परेचर साइट कौन सी होगी जहाँ से अपन उसका टेम्परेचर ले सकते हैं। पहली ओरल साइट, दूसरी एक्सिलरी साइट, तीसरी आर्टिरियल साइट और चौथी है रेक्टल साइट। कौन सी रहेगी? ओरल सर्जरी हुई तो ओरल तो रहेगी नहीं, कौन सी रहेगी? एक्सिलरी ही हम प्रीफर करेंगे, क्योंकि एक्सिलरी अगर मिल रही है तो सबसे बेस्ट है। रेक्टम हम बहुत कम यूज करते हैं, खासकर बच्चों में यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो बच्चों के टेम्परेचर बॉडी का थोड़ा सा कम रहता है, इस वजह से हम वहाँ से यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पे परफेक्ट आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ए क्लाइंट हु इज अनकॉन्शियस नीड फ्रीक्वेंट माउथ केयर व्हेन द परफॉर्मेंस माउथ केयर द बेस्ट पोजीशन ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। यहाँ पे एक व्यक्ति है, वो क्या है, अब बेहोश है और उसको बार बार किसी जरूरत पड़ रही है, माउथ केयर की जरूरत देने की जरूरत पड़ रही है। और जब हम आप माउथ केयर देते हो जब आप, तो बेस्ट पोजीशन क्लाइंट की कौन सी होनी चाहिए? इस समय क्लाइंट की बेस्ट पोजीशन कौन सी है माउथ केयर देने के लिए, जबकि क्लाइंट क्या है, बेहोश है, अनकॉन्शियस है, होश में नहीं है। अगर होश में होता तो अलग होती है और होश में है तो अलग केयर देनी होगी, यहाँ पे अलग पोजीशन देनी होगी। पहली फॉलर पोजीशन, दूसरी साइड लाइन पोजीशन, तीसरी सुपाइन पोजीशन, चौथी ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। हमेशा कौन सी पोजीशन देंगे? जल्दी बताओ फटाफट। साइड लेइंग कौन सी देंगे? साइड, एक करवट से उसको लेटाएंगे ताकि उसके जो सीक्रेशन आए वो नीचे निकल जाए। अगर आप सीधा लौटा दोगे तो वापस सीक्रेशंस क्या होते हैं, कहाँ चले जाएंगे? फेफड़ों में चले जाएंगे, तो इससे आपको दिक्कत होगी। और आप जो क्लीन कर रहे हो, किसी लिक्विड का इस्तेमाल कर रहे हो, वो लिक्विड भी लंग्स में जाने के चांसेस होते हैं। इस वजह से कौन सी पोजीशन दी जाती है? साइड लेइंग पोजीशन दी जाती है, ताकि उसके अंदर से लंग्स में कोई भी चीज़ जाए ना, ठीक है। बेस्ट आंसर रहेगा इसका साइड लाइन पोजीशन। इन ट्राइग येलो कलर इंडिकेट, ठीक है। डिजास्टर में आपने ट्राइग देखे होंगे या डिजास्टर में ट्राइग दिए जाते हैं, वो पढ़े होंगे आपने। तो येलो कलर क्या इंडिकेट करता है इसमें?
इमरजेंट, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट, डेड, किसको अटेंड करेगा? जी हाँ बताइए। अर्जेंट को ही करेगा। किसको करेगा? अर्जेंट को। रेड कलर वेरी अर्जेंट को करता है, ठीक है, और नॉन अर्जेंट को ग्रीन कलर करता है। येलो कलर जो रहेगा वो अर्जेंट के लिए करेगा और ब्लैक कलर डेड के लिए करेगा, जो मर गए उनके लिए ब्लैक कलर दिया जाएगा कोड। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, एन इंटेंशनल टचिंग ऑफ द पेशेंट बॉडी विदाउट कंसेंट इज टर्म। किसी व्यक्ति को आप बिना उसकी परमिशन के टच कर रहे हो इंटेंशनली, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? एक तरीके के आपने पढ़े होंगे ये कोड ऑफ एथिक्स, इसमें है। तो आप उस व्यक्ति को नेग्लिजेंस कहेंगे, इसको असल्ट कहेंगे, बैटरी का हो गया, माल प्रैक्टिस, किस में आएगा आपके? ठीक है, किस में आएगा? हाँ जी, असल्ट। असल्ट में नहीं, असल्ट एक अलग चीज़ है, ठीक है, वो टच करे होगे, लेकिन वो बोर्ड प्राइवेट पार्ट को टच करते हो आप, या उसको हार्म पहुंचाते हो, नुकसान पहुंचाते हो पेशेंट के, तो वो असल्ट होगा, छेड़ना। यहाँ पे आप टच कर रहे हो शरीर के किसी भी हिस्से को, लेकिन गलत इदारों से नहीं कर रहे हो। आप किस लिए कर रहे हो? कोई प्रोसीजर के लिए कर रहे हो। किसके लिए कर रहे हो? कोई प्रोसीजर के लिए चेक कर रहे हो, चाहे वो बीपी लो, टेम्परेचर लो, पल्स लो, वाइटल साइन लो, या कुछ और भी छोटे मोटे प्रोसीजर है जो उसके लिए टच कर रहे हो, और आपका इंटेंशन क्या है? गलत नहीं है, आपका सही है, लेकिन पेशेंट की परमिशन नहीं ले रहे हो, तो क्या कहलाएगा? असॉल्ट नहीं कहलाएगा, बैटरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बैटरी। याद रखना, असॉल्ट तो फिर वो अलग चीज़ आ जाती है, ठीक है, गलत तरीके से वो टच करना असॉल्ट कहलाएगा। एबनॉर्मल लेटरल डेविएशन ऑफ वर्टिबल कॉलम्स क्या कहलाएगा? अगर किसी व्यक्ति का जो वर्टिबल कॉलम्स है, यानी कि पीछे की रीढ़ की हड्डी है, वो क्या हो गई है? एक साइड में झुक गई है। डेविएशन, लेटरल डेविएशन का मतलब होता है असामान्य रूप से एक साइड में झुक गई है, तो उसको क्या कहेंगे? 3 टर्म्स थी मैंने आपको बताई थी, लॉर्डोसिस, काइपोसिस, स्कोलियोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस तो इसमें आना नहीं है, अब इन तीनों में से आपको सेलेक्ट करना है। हाँ जी, फटाफट बताओ। ऑस्टियोपोरोसिस का तो मतलब हड्डियों का क्षरण होना, छोटी छोटी जाली बन जाना, मतलब उसमें से कैल्शियम निकल जाता है तो जालीनुमा रह जाती है। अब ये 3 कर्वेचर हैं जो देखने को मिलते हैं खासकर लोगों में। कुबड़ एक तरफ झुक जाता है, किसी में कुबड़, किसी में बाहर की तरफ हो जाता है, तो मतलब आगे की तरफ झुक जाता है व्यक्ति, और किसी में पीछे की तरफ झुक जाता है। 3 प्रकार से कुबड़ होते हैं, कुबड़ों को ही हम ये आप नॉर्मल डेविएशन कहते हैं वर्टिब्रल का। तो इसमें देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर जो रहेगा एक तरफ है, साइड में है, मतलब स्कोलियोसिस आएगा, राइट आंसर इसका। अब ये देखो, एक हेल्दी व्यक्ति है, सीधा एकदम वर्टिबल कॉलम या डिस्क की बात करें अपन, पीछे वाली वर्टिबल डिस्क की एकदम सीधी है, उसकी रीढ़ की हड्डी क्या है? एकदम सीधी है। अब काइपोसिस में क्या हो रहा है? पीछे की तरफ कुबड़ निकल गया। क्या निकल गया? पीछे की तरफ कुबड़ निकल गया, तो उसको क्या बोलेंगे? काइपोसिस बोलेंगे। और दूसरी इमेज में देखो, लॉर्डोसिस, इसमें एक साइड की तरफ हो गया, वो एक पीछे की तरफ हुआ था ना इसमें कुबड़, इसमें आगे की तरफ कुबड़ हो गया है, देखो, है ना, पेट ज़्यादा मटक गया, पूरा हड्डी इधर आ गई है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? लॉर्डोसिस बोलेंगे। स्कोलियोसिस में क्या? एक साइड में, एक कंधा एक तरफ झुक जाएगा, व्यक्ति एक कंधे की तरफ झुक जाएगा एक साइड की तरफ, और एक साइड नॉर्मल रहेगी, तो उसको बोलेंगे स्कोलियोसिस। ये तीनों डायग्राम में आप आराम से समझ सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने दे रखा है, राइट आंसर इसका सी रहेगा, स्कोलियोसिस साइड लेंगी बोलता है तो। और अगर वो बोलता कि उसकी कमर जो है पीछे की तरफ झुक गई है बैक साइड, तो उसको अपन बोलते हैं काइपोसिस। कोई बोलता कि इसमें आगे की तरफ झुक गया है व्यक्ति, तो क्या बोलेंगे? लॉर्डोसिस। ये तीनों टर्म्स आपको याद रखनी है, ठीक है, ऐसे रख सकते हो। साइड के लिए ये है, और अगर कोई व्यक्ति जो होता है आगे की तरफ झुक रहा है, तो क्या कहलाएगा? लॉर्डोसिस। काइपोसिस यानी कि पीछे की तरफ रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल रेफर टू द ड्यूटी नॉट टू हार्म। अब इसमें रहा किसी व्यक्ति के अंदर, अपन बात करें एथिकल की, जो अपन ने पढ़े कोड ऑफ एथिकल, उसके सिद्धांत, उसमें किसी व्यक्ति को हार्म नहीं पहुंचाना अपनी ड्यूटी के दौरान, वो कौन सा एथिकल प्रिंसिपल या कौन सा कोड ऑफ एथिक्स कहलाएगा? पहला बेनिफिशियंसी, दूसरा नॉन माल एफिशिएंसी, तीसरा फिडेलिटी, और चौथा है वेरासिटी। कौन सा कहलाएगा? बिल्कुल राइट आंसर, नॉन माल एफिशिएंसी, ठीक है, नॉन माल एफिशिएंसी, नॉन माल एफिशिएंसी। अब बात करते हैं द एथिक्स थ्योरी दैट स्टेट मॉरल स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द एंड्स और कॉन्सिक्वेंसेज
टर्म है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग थ्योरी आई है। इन थ्योरियों में कोई व्यक्ति, अपन बात करें एक मॉरल स्टैंडर्ड की, वो स्टेट करता है थ्योरी के अंदर, ठीक है। ये एथिकल प्रिंसिपल की नई थ्योरी बनाई गई है। थ्योरी के बारे में एक अलग से क्लास है, आप पढ़ सकते हो वहाँ से, ठीक है। तो ये थ्योरी में से जो थ्योरी है पहली, इसमें बताया गया है कि किसी को एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना है ना, कॉन्शियसली, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक सीक्वेंस में, कॉन्सिक्वेंस में करना है तो उसको क्या बोलेंगे। पहला है ट्रांजैक्शनल थ्योरी, दूसरा है डेंटोलॉजिकल थ्योरी, तीसरा है यूटिलिटेरियन थ्योरी और चौथा है एडेप्टेटिव थ्योरी। क्या रहेगी ये? बी। राइट आंसर रहेगा ड्यूडेंट थ्योरी। द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर इज बेस्ड ऑन, कौन सी थ्योरी है? वो ये थ्योरी वाली है, तो इसकी अलग से क्लास है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर आपका आंसर आसानी से हो जाएगा। अभी तो यहाँ पे पढ़ लो आप क्या आएगा इसके अंदर। यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी, फॉर्मलिज्म थ्योरी, डिओंटोलॉजी थ्योरी और ट्रांजैक्शनल थ्योरी, कौन सी थ्योरी रहेगी इसके अंदर? जल्दी बताओ। ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर कौन सी रहेगी? ए। क्या रहेगा इसमें राइट आंसर? ए, यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी। और नेक्स्ट, स्किन ब्रेक, अब्रेजन, ब्लिस्टर और सेलो क्रेटर, एडिमा एंड इन्फेक्शन आर कैरेक्टराइज्ड ऑफ, कौन सी स्टेज प्रेशर अल्सर की है जिसमें ये देखने को मिलता है कि जिसमें स्किन टूट चुकी है, अब्रेजन हो गए हैं, ब्लिस्टर बन चुके हैं, ठीक है, सूजन आ गई है, इन्फेक्शन भी दिख रहा है, तो ऐसी कौन सी स्टेज रहेगी प्रेशर अल्सर की? यानी कि ये बेड सोर की बात कर रहे हैं अपन। बेड सोर में कौन सा स्टेज आ जाएगी? जब बेड सोर के अंदर छाले पड़ जाएं, स्किन टूट जाए, ठीक है, सूजन आ जाए, तो क्या कहेंगे उसको? जी हाँ, पहली अल्सर। अगर स्किन टूट गई है तो अपन उसको सेकंड स्टेज में रखेंगे, और स्किन नहीं टूटी है तो अपन उसको किसमें रखेंगे? फर्स्ट। थर्ड स्टेज में आएगा डीप बन चुकी है स्किन के साथ साथ मसल्स भी क्या हो चुकी है, पूरी मसल्स इन्फेक्टेड हो चुकी है, तो उसको बोलेंगे थर्ड में। और फोर्थ में हड्डियों तक पहुंच गई है तो उसको बोलेंगे फोर्थ स्टेज अल्सर, ठीक है। तो ये मैंने स्टेज बता दी आपको अल्सर या प्रेशर सोर या बेड सोर की। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं लैक्टेट आरएल है, सॉल्यूशन है, वो कौन से पेशेंट को नहीं दिया जाता? आरएल वो पढ़ाते हैं ना, फ्लूइड चढ़ाते हैं आरएल, ठीक है, डीएनएस एनएस, इनमें से आरएल फ्लूइड है वो किस पेशेंट को नहीं देंगे? हाइपोवोलेमिया हुआ है उसको नहीं देंगे, बर्न हुआ है उसको नहीं देंगे, लैक्टिक एसिड उसको नहीं देंगे, फ्लूइड लॉस बाइल और डायरिया हुआ है उसको नहीं देंगे। एक ही पेशेंट है जिसको अपन नहीं देते हैं, बाकी सभी पेशेंटों को ये फ्लूइड दे सकते हैं आरएल। जल्दी से बताइए वो कौन सा पेशेंट रहेगा जिसको क्या प्रॉब्लम है? जी, बर्न नहीं आएगा इसमें। कौन सा आएगा? सी आएगा लास्ट राइट आंसर, क्योंकि लैक्टिक खुद एक एसिडोसिस हो चुका है उसको और देंगे तो और एसिडिटी बढ़ जाएगी, इसलिए ये फ्लूइड कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। बाकी सबको दे सकते हैं। नेक्स्ट है is subscribed raised lesion that contain pus which may be torn as a result of purulent change in a vesicle, इसको क्या नाम देंगे? आपने पढ़ा होगा इन्फ्लामेशन में मैक्यूल, पेप्यूल, नोडुल, पस्टुल, प्लेक, ये सारे क्या हैं? एक तरीके के फोड़ा फुंसी हैं। इन फोड़ा फुंसियों को अपन अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, इसमें पता क्या है कि ऐसा फोड़ा फुंसी बताना है आपको इसमें से जिसके अंदर क्या हो गया, पस भर रही है ना, और वो घाव जो बढ़ता जा रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पस भरा तो क्या बोलेंगे? पस्ट्यूल्स। क्या बोलेंगे? पस्ट्यूल्स बोलेंगे, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज ए इंडिकेटर फॉर द एडमिनिस्ट्रेटेड सीरम एल्ब्यूमिन, ठीक है, किसी पेशेंट के सीरम एल्ब्यूमिन दे रहे हैं अपन, तो किस कंडीशन में देंगे सीरम एल्ब्यूमिन? एक पेशेंट है जिसकी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है वो प्रॉब्लम हो रही है तो उसको इसलिए देंगे। दूसरा है WBC बर्मानी पेशेंट की WBC कम हो रही है, वो फॉर्मेशन स्टार्ट करना है इसलिए देंगे। और चौथा है, तीसरा है, आई एम सॉरी, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ RBC, किसी को RBC की प्रॉब्लम है, RBC बन नहीं रही है, उसको देंगे। और चौथा है मेंटेनेंस ऑफ ऑन्कोटिक प्रेशर, किसी व्यक्ति का ऑन्कोटिक प्रेशर जो है गड़बड़ हो गया है उसको मेंटेन करने के लिए ये फ्लूइड देना है। तो कौन से पेशेंट को अपन एल्ब्यूमिन चढ़ाते हैं? एल्ब्यूमिन क्या है? एक तरीके की प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। अब यहाँ पे प्रोटीन की कमी नहीं दी है तो ये तीनों ऑप्शन तो पहले वाले तो क्लियर हो जाते हैं कि इनको तो आप टिक नहीं सकते। इसका लास्ट आंसर रहेगा ऑन्कोटिक प्रेशर, क्योंकि प्रोटीन हमेशा बॉडी के अंदर ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करती है और इसका काम होता है मेनली एल्ब्यूमिन का। किसका होता है? एल्ब्यूमिन का। तो इसमें अपन किसको देंगे?
जिस पेशेंट को ऑन्कोटिक प्रेशर गड़बड़ हो गया है उसी को अपन प्रदान करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा इसका डी। ये आपको 25 क्वेश्चन लेके आया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, इजी हैं, आप इनको कर सकते हो आसानी से। और ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझें। और कोई चीज़ आपको नहीं आई है, जैसे अभी एक टॉपिक नया आया था उसकी क्लास अलग से बनाई हुई है, जो थ्योरी थी ना आपको एथिक्स में, वो थ्योरी आपको दोबारा से पढ़ सकते हो, वहाँ से समझ सकते हो, ताकि आगे जाके आपको उसमें से क्वेश्चन आए तो दिक्कत नहीं आए। ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे अपन 20-25 आप अपने आप को टेस्ट करना है, अपने आप को जांचना है कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, और आपके साथ साथ में ये प्रैक्टिस भी होती जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।